नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी चल रही थी, क्लास सिक्स की ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। क्लास सेवन्थ में भी दोस्तों हम सभी ने फिफ्थ चैप्टर तक 5 चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसको भी वो वीडियो देखना है क्लास सिक्स और सेवन्थ का, ठीक, वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में अच्छे से देख सकते हैं। जितनी भी दोस्तों चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो हमने उठा लिए हैं और कुछ अपनी तरफ से भी पॉइंट ऐड कर दिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का हो या दोस्तों यूपीएससी का, जो कि सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, वही क्यों ना हो। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी दोस्तों हर एग्जाम के लिए रामबाण होती है। तो लेकिन अब इसको पढ़ना कि कैसे है दोस्तों, ये चीज़ हर स्टूडेंट के सामने आती है। होता क्या है दोस्तों, शुरू में स्टूडेंट जो हैं, जो इसे पहली बार पढ़ते हैं, वो पढ़ के निकल जाते हैं और बहुत कम ही उन्हें समझ में आता है। तो होता क्या है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको मेरे साथ पढ़ना है, जिससे कि हर एक वर्ड का मतलब, हर एक स्टेटमेंट का मतलब आप अच्छे से समझ पाए। क्योंकि आप लोग याद रखना दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी है ये सिर्फ और सिर्फ एक समरी है, जिसको डिकोड करके पढ़ना ज़रूरी है। जब आप डिकोड करके पढ़ेंगे तो इसमें एक तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और दूसरा ही दोस्तों चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जब कन्फ्यूजन नहीं होगी तो आपका टाइम बचेगा, जो कि आप अन्य जो टफ क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोग दे पाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तब ज़रूर लाइक करना, और जो भी चैनल में नए हों वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुष्क क्षेत्र में विकसित होते हैं। देखिए, शुष्क क्षेत्र की बात कर रहा है। शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है जहां वायु में नमी ना हो। ठीक, तो दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र, वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर रेगिस्तान एरिया की बात की जाए, है ना, तो वहाँ पर दोस्तों बारिश बहुत कम होती है। वहाँ पर जो मौसम है काफ़ी शुष्क रहता है। कैसा रहता है, काफ़ी शुष्क, काफ़ी ड्राई रहता है। तो दोस्तों वहीं पर दोस्तों होती हैं कांटेदार झाड़ियाँ। अच्छा, कांटेदार झाड़ियाँ ही क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पानी पानी की कमी होती है। तो पानी से बचने के लिए, मतलब कि जो पानी है इससे बचने के लिए, पानी की कमी से बचने के लिए जो पत्तियां हैं उसमें जो है कांटे निकल आते हैं। जो पेड़ों के तने में या पेड़ों की डालों में दोस्तों कांटे निकल आते हैं। किस लिए, क्योंकि वाष्प जो सर्जन है वो ज़्यादा ना हो सके पेड़ों से। ठीक, और जो पेड़ है वो उस हिसाब के वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सके। तो याद रखना दोस्तों, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं आप लोग देखेंगे, कैक्टस, बबूल, ये सब पेड़ जो हैं ज़्यादातर आपको कहाँ मिल जाएंगे, रेगिस्तानी एरिया में मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वन उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। किस वन की बात कर रहा है दोस्तों, वन की बात कर रहे हैं। ठीक, मतलब जो वन होते हैं, वन मतलब जंगल की बात कर रहा है। ठीक, चाहे कोई भी जंगल हो, वहाँ पर दोस्तों उपयुक्त तापमान होना चाहिए तथा परिपूर्ण वर्षा होनी चाहिए। ठीक, तो वन वहीं होंगे, सिंपल सी बात है। रेगिस्तान में तो वन होना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तापमान तो दोस्तों ठीक है होता है, लेकिन दोस्तों जो उपयुक्त तापमान होता है ना, नमी वहाँ पर नहीं होती। परिपूर्ण वर्षा, वहाँ तो जो वर्षा होती है दोस्तों वो 20 से 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, वन उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ये तो एकदम कथन सत्य है, पहला तो सत्य है। सेकंड है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो घास स्थल हैं वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही स्टेटमेंट ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है, या एक सही, दो सही, या अच्छा यूपीएससी में थोड़ा और लेवल दोस्तों अपग्रेड कर दिया गया है। वहाँ पर अब तो आप दोस्तों युग्म की तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि एक युग्म सही, दो युग्म सही, है ना। ये नहीं पूछेंगे कि एक, दो या तीन सही। ठीक, मतलब कि जो एलिमिनेशन मेथड है वो कहीं, मतलब कि ज़्यादातर, या हम लोग ये कहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में वो हटा दिया किसने, यूपीएससी ने। अब सिंपल सी बात है, आगे जो है यूपीएससी अपने आप को और कठिन ही बनाएगा, सिंपल तो बनाने वाला है नहीं। तो आपको हर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, ये बिल्कुल सत्य। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, अभी हमने बात भी की है, शुष्क क्षेत्र में मतलब कि रेगिस्तान एरिया में होती हैं। तो जितने भी सेंटेंस हैं दोस्तों, ये जितने भी ये सेंटेंस हैं सब एकदम करेक्ट हैं। ठीक, तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के
पास पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्यों, देखिए हम सभी को पता है ये अपनी पृथ्वी है, ठीक। एक मिनट, थोड़ा सा, ये मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है। अब हम सभी को पता है ये जो है बीच में 0 डिग्री देखा है। अच्छा, 0 डिग्री से 10 डिग्री इधर मान लो, 10 डिग्री इधर मान लो, तो यहाँ पर दोस्तों जो सूर्य का तापमान है वो वर्ष भर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों, जब तापमान ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ पर वेपराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब जो वाष्पीकरण है बहुत ज़्यादा होगा। अब जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है बादल बहुत बनेंगे, जब बादल बहुत बनेंगे तो बारिश बहुत होगी, जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था दोस्तों, ये देखिए वन उपयुक्त, क्या बात की थी, वन उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो अब आप खुद देखिए यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर और भी ज़्यादा घने वृक्ष पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे दोस्तों, घने वृक्ष पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अब आप लोग अच्छे से ये चीज़ समझ गए होंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला तो सही है, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, ये एकदम करेक्ट है। सेकंड है, यहाँ का मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, शुष्क होगा तो ये वन होंगे ही कैसे। वनों की खासियत है कि यहाँ पर परिपूर्ण बारिश होना ही चाहिए। थर्ड है दोस्तों, इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसे वर्षा वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश होती है। अभी अभी हमने बात की है जिसके बारे में, तो आई थिंक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जो ये तीनों स्टेटमेंट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार या हम लोग इंग्लिश में कहें एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक, एकदम ट्रू है। तो उपयुक्त जो सभी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है। तो दोस्तों जो रोजवुड है ये भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। आबनूस, महोगनी, ये तीनों के तीनों दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। लेकिन दोस्तों जो नीम है ये क्या है, ये है उष्णकटिबंधीय लेकिन पर्णपाती वन, या जिसको हम लोग पतझड़ वन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों अपने इंडिया में आपको पता है ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। नीम भी दोस्तों अपने भारत में काफ़ी पाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो नीम है वो किस में आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अपने भारत में सिर्फ और सिर्फ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर हम लोग केरल वाले रीजन में पढ़े, मतलब कि जहाँ पर बारिश सबसे पहले होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, वहाँ पर दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए हिमालय वाले रीजन में तो दोस्तों वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि चीड़, देवदार, मतलब जो पर्वतीय वनस्पति है वो पाई जाती है, जो कि कहाँ पर उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं। मतलब कि जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, 80 डिग्री, मतलब जहाँ पर बर्फ़ काफ़ी जमा रहती है, ठीक, 80 डिग्री है ना, जहाँ पर वैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे बात कर दिया जाए है ना, जैसे जानवरों की बात की जाए, ध्रुवीय भालू है ना, और दोस्तों वालरस हो गया। और इसके बाद दोस्तों अगर पेड़ों की बात की जाए तो चीड़, देवदार, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन अपने देश में पर्वत में क्यों पाए जाते हैं ऐसे ऐसे मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, हमने कई बार बात की हुई है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। और पर्वत चूँकि काफ़ी ऊंचे होते हैं तो यहाँ का जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। तापमान घट जाने के कारण जो यहाँ की स्थिति होती है वो भी उच्च अक्षांश के जैसे हो जाती है। यहाँ काफ़ी मात्रा में बर्फबारी होती है, जिस कारण यहाँ पर दोस्तों कैसे वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वनस्पति भी पाई जाती है। हालांकि ये सब अभी हम लोग देखेंगे, बस आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्या कह रहा है, ये तो आप लोग समझ गए कि जो नीम है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अच्छा दोस्तों, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब ये होता है कि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इनकी जो पत्तियां हैं वो कभी नहीं झड़ती। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, वो एक एक करके, मतलब कि एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं। पत्तियां तो झाड़ते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो प्रोसेस ही है झाड़ने वाला, लेकिन ये एक साथ नहीं झाड़ते हैं। इसलिए दोस्तों ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक, हरे भरे लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो इसके विपरीत जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं दोस्तों, जब शुष्क मौसम का सीजन आता है अपने भारत में तो ये सब एक साथ अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, जिससे कि ये पानी की कमी से बच सके, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, मानसूनी वन कहते हैं, देखिए मानसूनी और वर्षा वन में अंतर है। आप लोग सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना, जहाँ पर हो सकती है हम आपको जरूर याद दिलाएंगे, ठीक, या जरूर आपका ध्यान वहाँ पर आकर्षित करेंगे ज़्यादा। हमने बात की थी जो अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात की जाए तो दोस्तों उसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। लेकिन याद रखना, लेकिन मानसूनी वन की बात आ जाए तो दोस्तों ये कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अपने भारत की बात की जाए तो ये दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार, इसी हिसाब से यहाँ पर दोस्तों जो वनस्पति है, जीव जंतु हैं, ये बदलते रहते हैं, ठीक, या अपने आप को अलग हिसाब से ढाले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, ये बिल्कुल कथन सत्य है। यह भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये सेकंड कथन भी एकदम सत्य है ना। थर्ड है, जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, अभी अभी हमने बात की है। ये तीनों ही कथन एकदम सत्य हैं। तो दोस्तों जो उपयुक्त सभी हो जाएगा वो एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखना। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों याद रखना, एक चीज़ अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, अच्छा आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर यहाँ पर कहाँ, भैया सिंपल सी बात है, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है यहाँ पर। क्यों क्या पाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में तापमान पड़ता है, इसलिए वेपराइजेशन बहुत होता है। अच्छा ठीक है, वेपराइजेशन हो रहा है मतलब वाष्पीकरण बहुत हो रहा है। तो इससे दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं इनके अंदर का भी तो पानी काफ़ी ज़्यादा वाष्पीकृत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता दोस्तों? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इन्होंने वहाँ के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। इनकी जो छाल होती है, पेड़ की छाल होती है, काफ़ी मोटी होती है ना। तो इससे दोस्तों इनसे जो पानी है वो वाष्पीकृत नहीं हो पाता। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसीलिए इनके अंदर पानी की कमी मतलब कि इन्हें महसूस नहीं होती, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों इतना पता चल गया। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, पूछ देंगे कौन कौन से जो वृक्ष हैं वो आते हैं सदाबहार वृक्ष में। तो रोजवुड, आबनूस और महोगनी ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक। बाकी अभी हम दोस्तों क्या बात कर रहे थे? अच्छा, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इसमें दोस्तों एनाकोंडा भी पाया जाता है ना, आपने काफ़ी पिक्चर में देखा होगा। ये सब दोस्तों यहीं पर पाए जाते हैं। फिर अच्छा अभी हम लोग बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो दोस्तों याद रखना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहते हैं। ये पहला करेक्ट एकदम, मतलब जो कथन है वो एकदम करेक्ट है। जो सेकंड था, यह भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है एकदम कथन सत्य, तीनों के तीनों एकदम करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या? शीतोष्ण सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वन मध्य अक्षांशीय के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट थोड़ा सा सही से बना लें। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि दोस्तों ये जो है ये है 0 डिग्री, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक। और यहाँ से लेके कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी की बात की जाए तो यहाँ का जो क्षेत्र इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये दोस्तों निम्न अक्षांश है, एक हिसाब से देखा जाए निम्न अक्षांश है, ठीक। क्यों दोस्तों? हमें पता है 0 डिग्री, 10 डिग्री, ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग तो काफ़ी निम्न ही है ना, तो इसलिए हम लोग इसे निम्न अक्षांश कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमने ये बात की थी 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा की बात की जाए तो दोस्तों ये जो है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अगर मकर रेखा की बात की जाए दक्षिण में, ठीक, मतलब कि मकर रेखा से 66.5 डिग्री यहाँ का जो दोस्तों क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। कैसे? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है मध्य अक्षांश में और यहीं पर दोस्तों शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है क्योंकि ये मध्य अक्षांश है ना। हमने पहले बात कर लिया, अगर अच्छे से क्लास देखी होगी मेरी पहले की तो उसे अच्छे से पता होगा कि पहला कथन एकदम सत्य हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है दोस्तों, यह सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? यह सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। और दोस्तों इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे जब हम लोग मेंस के लिए, जैसे मान लीजिए जो भी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर कभी जिसको मेंस के, है ना, आगे जो है हम लाएंगे इसके बारे में भी जो है क्लासेज लाएंगे अच्छे से।
कि अगर जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन यूपीएससी में बन गया था, जो ज़्यादातर मरुस्थल है वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में क्यों पाए जाते हैं। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए। कौन सा? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो ज़्यादातर शीतोष्ण और सदाबहार वन है ये महाद्वीप के पूर्वी किनारों में क्यों पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग विस्तार से किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे ना, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे कह रहा है, यह सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं, पढ़ चुके हैं। यह दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये दृढ़ भी हो सकते हैं, है ना, और मुलायम, मतलब कि कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। ये उपयुक्त सभी दोस्तों एकदम कथन सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, शीतोष्ण पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर इनकी संख्या बढ़ती है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, उच्च अक्षांश में क्या होता है, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। देखिए उच्च अक्षांश से हमारा मतलब है जब ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगे हम लोग, ठीक, तो उच्च अक्षांश की तरफ जब बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, वहाँ पर शीत हो जाएगी, मतलब जो जलवायु है वो ठंडी होने स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है ना, काफ़ी तिरछा पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं या इनकी संख्या बढ़ती जाती है। पहला जो कथन है वो एकदम सत्य है। सेकंड है दोस्तों, यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों पता है, उत्तर में अमेरिका का अगर जो उत्तर वाला भाग है, सिंपल सी बात है, वो कहाँ पर है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। चीन भी दोस्तों काफ़ी एरिया उस एरिया में। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो इसका भी है। चिली और पश्चिमी यूरोप की बात की जाए तो दोस्तों, चिली की बात की जाए दोस्तों, तो चिली जो है एकदम, मतलब कि अगर सबसे, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि सबसे लंबी तटीय जो तट रेखा वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, चिली है। किस कॉन्टिनेंट का है ये? है साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ये दोस्तों ये जो है कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा है, ठीक। और दोस्तों ये जो, एक मिनट थोड़ा सा गलत बन गया, ये दोस्तों जो है कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा है दोस्तों, और ये जो देश है इसके ऐसे फैला हुआ है। कैसा फैला हुआ है? इस तरह से फैला हुआ है। थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना है। हम लोग अच्छे से मैप में जब महाद्वीप वाला पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक। अब आगे कह रहा है दोस्तों, यह अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। जो ये है अपनी पत्तियां, देखिए पर्णपाती है, क्या है? पर्णपाती। और पर्णपाती का मतलब पतझड़, चाहे उष्णकटिबंधीय बात हो चाहे शीतोष्णकटिबंधीय वन की बात हो, पर्णपाती का मतलब ही है ये पतझड़ वर्ण है, मतलब जो अपने पत्तियां हैं ये झाड़ देते हैं। तो ये कब झाड़ेंगे? सिंपल सी बात है, जब शुष्क मौसम होगा, जब पानी की कमी नहीं महसूस होगी। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है ना। तो तीनों के तीनों जो एक स्टेटमेंट है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो दोस्तों विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश को। किसे कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फलों की कृषि के कारण इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में फलों की कृषि की जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछते कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है इसे ही कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो है एकदम स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्यों पाई जाती है ये सब हम लोग बाद में अच्छे से बात करेंगे विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक, जब हम लोग मेंस की बात करेंगे। तो आप लोग दोस्तों ये कमेंट करके बता देना, क्या मेंस की भी बात की जाए या सामने से आकर पढ़ाया जाए, फेस दिखाकर सामने से बोर्ड पर बाकायदा पढ़ाया जाए। अगर आप लोगों की अगर क्वेरी आएगी तो, है ना, मतलब कि अगर आप लोगों का कमेंट आएगा अच्छा सा, है ना, और क्वेरी का मतलब जो इसमें कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड उसका भी कमेंट करना। और अगर आपको लगता है कि सामने से बोर्ड में अच्छे से चीज़ों को समझा के पढ़ाया जाए तो आप उसका भी कमेंट करना। हम लोग जो है, मतलब कि हम बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे आपको अच्छे से बोर्ड पर बाकायदा पढ़ाने। भूमध्य सागरीय वनस्पति आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के, देखिए सिंपल सी बात है, भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात की जाए तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को पहले से पढ़ चुके हैं। जो महाद्वीप है इसके पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग जो हैं वो शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं, ठीक। अभी हमने शुरू में पढ़ लिया है। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, महाद्वीप जो है, महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों में क्या पाया जाता है? भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो ये बन जाएगा जो कि हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं, महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात की जाए तो यह महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे में होती है। तो दोस्तों ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है, ठीक।
आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, जिससे कि दोस्तों इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, और रटा का मतलब सिर्फ रटा नहीं, समझ कर रटा होना चाहिए। ठीक, यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। बिल्कुल नामी है भूमध्य सागरीय वनस्पति। इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। तो दोस्तों भूमध्य सागरीय वाला एरिया कहाँ है? वही 0 डिग्री के आसपास वाला, और वहाँ हमने बात की है अच्छे से वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं मोटी छाल वाले होते हैं। ठीक, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं। तो दोस्तों ये जो है उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शंकुधारी वन। देखिए शंकुधारी वन जो है या तो ये उच्च अक्षांश में पाए जाएंगे, या फिर दोस्तों ये जो है काफ़ी ऊंचाई पे पाए जाएंगे, पर्वत में पाए जाएंगे। ठीक, इनके बारे में हम लोग अच्छे से समझ। देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अच्छा, ये शंकुधारी क्यों होते हैं, ये हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात की जाए शंकुधारी वन की, तो देखिए शंकुधारी, आपको पता है शंकु आपने देखा होगा किस तरह का होता है, इस आकार का होता है। ठीक ना, जोकर की टोपी के आकार का। ठीक, तो दोस्तों जो शंकुधारी वन होते हैं वो इस तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? इस तरह के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं। कहाँ उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं? या काफ़ी ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बर्फ़ बहुत मात्रा में गिरती है। ठीक, काफ़ी मात्रा में बर्फ़ गिरती है। तो दोस्तों इनका आकार कैसा हो जाता है? शंकुधारी क्यों होता है? क्योंकि जब बर्फ़ गिरे, ठंडी के सीजन में काफ़ी बर्फ़ गिरे, तो जो है इस पर फिसल के नीचे चली जाए, है ना। इनकी जो टहनियाँ, अगर देखिए, अगर ये पेड़ जो है वो इस हिसाब से होगा, ठीक, इस हिसाब से होगा, तो यहाँ पर दोस्तों बर्फ़ गिरेगी तो इनकी टहनियों को नुकसान होगा। तो दोस्तों हमने बात की है, जितनी भी वनस्पति हैं ये खुद को उस वातावरण के हिसाब से ढाल लेती हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं ये कहाँ पाई जाएंगी? रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पानी की कमी को रोकने के लिए, मतलब कि पानी के वाष्पीकरण को रोकने के लिए, या पानी से निपटने के लिए, पानी की कमी से निपटने के लिए खुद की पत्तियों में कांटे निकाल देती हैं। ठीक, क्या निकाल देती? कांटे निकाल देती हैं। ठीक, याद रखना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों। अब यहाँ पर शंकुधारी क्यों होते हैं? क्योंकि अब इधर ऊपर से बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ फिसल जाए, है ना, ऐसे फिसल जाए, है ना, इनकी पत्तियों को, टहनियों को नुकसान ना हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर शंकुधारी बन पाए जाएंगे, है ना। तो आप जो चीज़ें हैं इसको अच्छे से इंटरकनेक्ट करके समझ सकते हैं। ठीक, या अपना माइंड लगा के अच्छे से ऐसा क्यों है अच्छे से समझ सकते हैं। फिर इन्हें टैगा भी कहते हैं। देखिए ये दोस्तों स्टेटमेंट जो है वो याद करने वाला है। याद रखना, जो शंकुधारी वन है इसे टैगा भी कहते हैं। अच्छा, टैगा का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखना, अगर बात की जाए कि टैगा का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों टैगा का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है दोस्तों? टैगा का मतलब होता है शुद्ध। ठीक, याद रखना, है ना। या देखिए, अच्छा ये शब्द कौन सा है टैगा, ये भी अच्छे से याद रखो। ये जो टैगा शब्द है ये रूसी शब्द है। कैसा है? रूसी शब्द है। इसका मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ, मतलब शुद्ध या अनछुआ। ठीक, हालांकि अब पर्वत की बात की जाए तो दोस्तों वहाँ पर कितनी कम जनसंख्या होती है, इसलिए दोस्तों इसमें जो है मानवीय हस्तक्षेप काफ़ी कम होता है। उच्च अक्षांश में भी काफ़ी कम लोग रहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इसे शुद्ध या अनछुआ नाम दे दिया गया होगा, है ना। यही रीजन होगा। फिर दोस्तों इन वृक्षों के काठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो कागज़ होता है ना, या दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ होती है, माचिस आचिस की तीली हो गई, ये सब इनकी जो लुगदी है काफ़ी मुलायम होती है, इसलिए जो इसका उपयोग है इन सब कामों में किया जाता है। ठीक, तो जिस पर भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो इन्हीं प्रकार के वन की लकड़ी से बने होते हैं। तो उपयुक्त जो सभी है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका का सवाना। अफ्रीका का सवाना घास स्थल निम्नलिखित में से किस प्रकार का घास स्थल है? तो दोस्तों याद रखना, जो अफ्रीका का सवाना घास स्थल है वो दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। कैसा है? देखिए सब उष्णकटिबंधीय है ना, जो बात चल रही है सब में उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती सब आ रहा है। ठीक, आप लोग अच्छे से याद रखना, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक, याद रखना। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वन्य भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाती है। ये जो वन है, ठीक, ये वन्य भूमध्य रेखा के, एक मिनट दोस्तों। ठीक दोस्तों, याद रखना, ये जो वन है उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात की जा रही है। ये वन जो है, ठीक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, वन है, क्या है? वन। ठीक, ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय,
ये वन दोस्तों भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। याद रखना घास स्थल की बात चल रही है, ठीक। हालांकि घर में काफ़ी दोस्तों ये लंबी घास होती है, तो ये जो है वन की तरह ही इसकी भी आकृति होती है या शेप ले लेते हैं। यह वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। भूमध्य रेखा में उगेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र वही है, ठीक। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे भूमध्य रेखा में जहाँ पर दोस्तों मध्य वर्षा मतलब कि जो मध्यम वर्षा है, निम्न से मध्यम वर्षा होती होगी, ठीक। तो वहाँ पर दोस्तों बहुत हरे भरे है ना घने जंगल की जगह ये जो है दोस्तों घास उगाती हैं। हालांकि जो घास है काफ़ी ऊंची होती है, यह घास काफ़ी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकती है। आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल है ना या एनिमल प्लैनेट, उसमें आपको समय समय पर दिखाया जाता रहा होगा, या आपने देखा होगा काफ़ी ऊंची ऊंची घास जिसमें तेंदुए तेंदुए छिपे रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों तेंदुए तेंदुए टाइप के भी जो जानवर हैं पाए जाते हैं। उपयुक्त तो सभी इसका कथन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीतोष्ण घास, देखिए अभी उष्णकटिबंधीय की बात की है, अब हम लोग बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। क्या कह रहा है? यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। अब सिंपल सी बात है, हमने अभी अभी बात कर ली है, जो शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र वो कहाँ पर है? मध्य अक्षांश में, ये ठीक। शीत कटिबंध वो एकदम उच्च अक्षांश में है, और जो अगर बात कर दिया जाए उष्ण कटिबंधीय जो उनकी, तो ये दोस्तों निम्न अक्षांश में, ठीक। तो शीतोष्ण जहाँ जहाँ बात होगी आएगी वहाँ पर अगर मध्य अक्षांश कह दिया जाए तो एकदम करेक्ट है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, ये भी दोस्तों एकदम करेक्ट है, ठीक। महाद्वीप के मतलब भीतरी भागों में अंदर की तरफ पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी चैनल में अच्छे से देखा होगा, ठीक। ये जो घास होती है छोटी छोटी काफ़ी पौष्टिक होती है, और यहाँ की जो भैंसें होती हैं काफ़ी तंदुरुस्त होती है। देखने में आप लोगों ने देखा होगा बाइसन आपने देखा होगा जो कि काफ़ी मतलब कि मोटी गर्दन वाला होता है, सबको आपने अच्छे से देखा होगा। तो दोस्तों जो उपयुक्त सभी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो देखिए दोस्तों ये हमने काफ़ी बार बात कर ली है। ये कहाँ मिलेंगे? देखिए आर्द्र तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में होता है, तो गर्म और शुष्क ये तो एकदम करेक्ट है। और रेगिस्तान यहाँ पर आ गया, तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं ये कहाँ मिलेंगी? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। फिर नेक्स्ट है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना शंकुधारी वन जो है सिंपल सी बात है कहाँ पर पाए जाएंगे? पर्वतीय वनस्पति, मतलब कि या तो पर्वत में होंगे या फिर उच्च अक्षांश में। तो यहाँ पर दोस्तों जो चीड़, देवदार, पाइन, ये याद रखना। चीड़ तो यहाँ पर लिखा है, ये एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। रोजवुड और सागवान की बात की जाए दोस्तों तो ये आ जाते हैं किसमें? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नीम आ जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। अगर चीड़ की बात की जाए तो दो और आप लोग लिख लीजिए, चीड़, पाइन, और दोस्तों एक हो गया देवदार। ये दोस्तों कैसे वन है? मतलब ये जो है दोस्तों ये पेड़ पौधे कैसे हैं? पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, या इसे हम लोग कह देते हैं शंकुधारी वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेपी घास। अच्छा देखिए दोस्तों ये जो घास स्थल होते हैं इनको अलग अलग देश में, अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम दिया जाता है, तो जो कि अभी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कह रहा स्टेपी घास स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। स्टेपी जो घास स्थल है, अच्छा देखिए इसमें भी दोस्तों कुछ होते हैं उष्णकटिबंधीय और कुछ होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय 3 है, उसको आप लोग याद कर लेना, बाकी जो होंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएंगे, ठीक। तो थोड़ा सा स्मॉल स्टडी जरूरी है इस जगह पे। स्टेपी घास स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो याद रखना स्टेपी जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है ना, कान है ना, कान में पाई जाती है जो स्टेपी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं। अच्छा ये जो कान है अगर ऊपर से देखा जाए सर पर, देखिए हम लोग एकदम फेस के अकॉर्डिंग ना देखें, साइड से देखा जाए तो ये एकदम बीचों बीच है ना, ऊपर खोपड़ी है और नीचे दोस्तों गर्दन टाइप की है, बीचों बीच है कान की हड्डी स्टेपिज। तो याद रखना इससे आप लोग याद रखोगे क्या? मध्य एशिया, मध्य माने बीच में होता है और एशिया, ठीक। याद रखना मध्य एशिया में क्या पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा अभी ये भी समझ लेते हैं कि जो मध्य एशिया है ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाया जाएगा या शीतोष्णकटिबंधीय? तो दोस्तों याद रखना जो मध्य एशिया वाला है, मध्य एशिया सिंपल सी बात है, मध्य एशिया का मतलब है कि वो मध्य अक्षांश में होगा। और मध्य अक्षांश में दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं या घास स्थल? शीतोष्ण। तो सिंपल सी बात है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल होंगे, ठीक। तो देखिए कुछ चीज़ें आप लोग अपना माइंड लगा कर भी समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया स्टेपी घास, सिंपल सी बात है मध्य एशिया में कौन से जो है मध्य एशिया में सिंपल सी बात है कौन से होंगे? शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं आगे हम लोग।
अच्छा, इसके ऑप्शन से भी कुछ लोग चीज़ें समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं घास के मैदान को, यहाँ पर कहते हैं वेल्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? वेल्ड। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों कहते हैं डॉन। क्या कहते हैं? डॉन। उत्तर अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेरी। ठीक, याद रखना आप लोग। फिर है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो देखिए, तीन आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, तीन याद कर लीजिए जो कि हमने इस क्वेश्चन में उठा लिया है। तीन है दोस्तों, सवाना, कंपोस और लानोस। ठीक, कौन सा है? सवाना, कंपोस और लानोस। ये दोस्तों तीनों के तीनों उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। अच्छा, जो सवाने हैं आपने काफ़ी बार सुना होगा, है ना, अभी हमने बात भी की है क्वेश्चन में, अफ्रीका में पाए जाते हैं। कंपोस की बात की जाए दोस्तों, तो जो कंपोस है ये पाया जाएगा आपका ब्राज़ील में। कहाँ पाया जाएगा? ब्राज़ील में। ठीक, याद रखना, कहाँ पाया जाएगा? ब्राज़ील में। फिर दोस्तों अगर बात की जाए लानोस, लानोस की बात रखना दोस्तों, याद रखना, ये वेनेजुएला में कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पाया जाएगा? वेनेजुएला में। ठीक, ये तीनों के तीनों दोस्तों कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और जो पैम्पास है दोस्तों, वो पाया जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखना, अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, तो दोस्तों जो पैम्पास है यही नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? डॉन, वेल्ड, स्टेपी या लानोस? तो देखिए दोस्तों, हमने तीन की बात की थी। एक तो दोस्तों जो लानोस था वो उष्णकटिबंधीय था। ठीक, तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पर लानोस ही है, बाकी कोई है नहीं। जो डॉन है ये ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड दोस्तों साउथ, जो वेल्ड की बात की थी हम लोगों ने, साउथ अफ्रीका में। और जो स्टेपी है मध्य एशिया में। तीनों के तीनों दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय हैं। जो एक लानोस है ना, लानोस, सवाना और जो कंपोस है ये कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय के हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से वेल्ड किस क्षेत्र के घास स्थल को कहते हैं? अभी अभी हमने बात कर लिया, दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। अर्जेंटीना में दोस्तों क्या कहते हैं? पैम्पास। क्या कहा जाता है? पैम्पास। और बात की जाए उत्तरी अमेरिका, प्रेरी, और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दोस्तों, ये आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा? निम्नलिखित में से वालरस कहाँ पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो वालरस है ये एक प्रकार का जीव है, आपने देखा होगा, जिसके ऐसे ऐसे दांत आगे निकले रहते हैं। ठीक, दांत सील के तरीके होता है ये, इसके दांत निकले रहते हैं। क्योंकि इसकी दोस्तों जो त्वचा है ये भी काफ़ी मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पाए जाते हैं ध्रुवीय प्रदेश में, जहाँ काफ़ी बर्फ जमी रहती है। तो इनकी त्वचा इसलिए मोटी होती है क्योंकि ये दोस्तों ठंड से बच सके, या इन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड ना लग पाए। ठीक, इसलिए इनकी त्वचा काफ़ी मोटी होती है। याद रखना, जो वालरस कहाँ पाए जाते हैं? ये ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करना, जिससे कि हमारी रीच बढ़े। और दोस्तों जैसा भी है दोस्तों, हो सकता है अभी आपको रिसोर्सेज की कमी से थोड़ी सी असुविधा हो रही हो, है ना, लेकिन दोस्तों एक चीज़ एकदम करेक्ट है, जो हम समझा रहे हैं वो एकदम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ों को रटने से बेटर है समझ लो, है ना। भले थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन समझना ज़रूरी है। समझोगे दोस्तों तो आप लोग पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम भी अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।